चलो लिखो हेडिंग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पार्ट 1, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पार्ट 1। इसके नीचे लिखूं फाइंडिंग कॉस्ट फंक्शन एंड रेवेन्यू फंक्शन, फाइंडिंग कॉस्ट फंक्शन एंड रेवेन्यू फंक्शन when marginal cost function and marginal revenue function, when marginal cost function and marginal revenue function are given, when marginal cost function and marginal revenue function are given। ठीक है, नीचे लिखो सी एक्स यानी कि कॉस्ट फंक्शन, लिखो कॉस्ट फंक्शन सी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम सी विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। कॉस्ट फंक्शन सी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एम सी विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। साइड में लिखूं एम सी इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन, एम सी इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, नीचे लिखूं आर एक्स, या इसमें एक काम करो ऐसे मार्क करके लिख दूं कि ये कॉस्ट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर नीचे लिखूं आर एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एम आर विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। साइड में मेंशन कर देना कि एम आर इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, एम आर इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, इसमें भी मार्क कर दो आर एक्स का मतलब, इसका मीनिंग हो जाएगा रेवेन्यू फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन। ठीक है, यही दो ठो आइडिया है और इसको समझ भी सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एम सी का मतलब क्या था, मार्जिनल कॉस्ट, और ये क्या होता था डी डी एक्स ऑफ कॉस्ट फंक्शन। तो कॉस्ट फंक्शन को अगर फ्री करना है तो दोनों तरफ क्या अप्लाई कर दोगे आप, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट डी एक्स, और उस तरफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे को कैंसिल करेगा, क्या निकल के आ जाएगा, कॉस्ट फंक्शन। सिमिलरली मार्जिनल रेवेन्यू का अंडरस्टैंडिंग क्या था, डी डी एक्स ऑफ क्या, रेवेन्यू फंक्शन। ठीक है ना, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू डी एक्स इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्स। ठीक है, आया समझ। अब इसी दो आइडिया पे क्वेश्चंस करेंगे। लिखो पहला क्वेश्चन, द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ x units of a commodity, the marginal cost of production of x units of a commodity is 30 plus 2x, is 30 plus 2x. It is known that fixed cost is rupees 120. It is known that the fixed cost is rupees 120. Full stop. Find नीचे लिखना नंबर वन, the total cost of producing 100 units, total cost of producing 100 units, and Roman 2, the cost of increasing the output from 100 to 200 unit, from 100 to 200 units। ठीक है, अच्छा करते हैं इसको सॉल्व। मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन क्या दिया हुआ आप लोगों को यहाँ पर, 30 plus 2x।
अब हमको पता है कि कॉस्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 30 प्लस ट्वाइस एक्स का क्या कर दोगे इंटीग्रेशन, 30 का इंटीग्रेशन क्या होगा, आई थिंक 30x प्लस 2x के टाइम पर क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस एक और क्या आएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट C1। यहाँ तक समझ में आ रहा है पक्का। फिक्स कॉस्ट क्या दिया हुआ आपको 120, और फिक्स कॉस्ट का अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, फिक्स कॉस्ट का अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, हाँ आउटपुट के साथ वेरी करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। मैथमेटिक्स के भाषा में अगर मैं ये कहूँ कि फिक्स कॉस्ट का मतलब है कि जब आपका नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स होगा 0 उस टाइम पर जो कॉस्ट होगा दैट विल बी फिक्स कॉस्ट, मानते हो क्या, पक्का ना। प्रोडक्शन अगर 0 है और उस टाइम पर जितना कॉस्ट लग रहा है उसको हम क्या कह सकते हैं, फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट आपको कितना दिया हुआ है 120, तो हम क्या कह सकते हैं बताओ, एट x इक्वल टू 0 Cx का वैल्यू कितना दिया हुआ हमको 120, सो दिस एम्प्लाइज 120 इक्वल टू 0 प्लस यहाँ पर ये 2 कटा फिर भी उसका वैल्यू तो 0 ही रहेगा प्लस C1। ये समझ में आ रहा है। यहाँ से देयरफॉर C1 इक्वल टू क्या बोल सकते हो 120 एंड देयरफॉर आपका कॉस्ट फंक्शन क्या हो जाएगा बताओ 30x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 120। आया समझ, ये हो गया आपका कॉस्ट फंक्शन। नीचे लिखो नाउ, अब रोमन 1 पे बात करते हैं। तो रोमन 1 में क्या पूछा हुआ बताओ, कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स, तो वो क्या हो जाएगा Cx का वैल्यू एट x इक्वल टू 100 लिखो। नंबर वन में लिखो एट x इक्वल टू 100, एट x इक्वल टू 100, तो क्या आएगा बताओ, मेरे ख्याल में C ऑफ 100 इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए बोलो 30 इंटू 100 प्लस 100 का स्क्वायर प्लस 120 ना, तो 30 इंटू 100 कितना हो जाएगा 3000 और प्लस 10,000 प्लस 120, तो ये क्या हो जाएगा 13,120, दिस इज इक्वल टू 13,120। आई होप आया समझ। नेक्स्ट लिखो नंबर 2। नंबर 2 में क्या पूछ रहा है आपसे, कॉस्ट, एक बार पढ़ के बताओ क्या है स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द आउटपुट फ्रॉम 100 टू 200 यूनिट्स। तो इसको सॉल्व करने का 2 आइडिया हो सकता है। एक आइडिया ये हो सकता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 200 यूनिट्स निकाल लो और माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स, तो मैनुअली ऐसे निकाल सकते हो। आया बात समझ, लिखो सबसे पहले लिखो मेथड 1, मेथड 1 में लिखो एट x इक्वल टू एट x इक्वल टू 200, एट x इक्वल टू 200 C200 इक्वल टू C200 इक्वल टू C200 इक्वल टू क्या लिखोगे 30 इंटू 200 प्लस 200 का C ऑफ 200 इज इक्वल टू 30 इंटू 200 प्लस 200 का स्क्वायर प्लस 120, क्या हो जाएगा ये मेरे ख्याल में 6,000 प्लस 40,000 और प्लस 120, तो ऑल टुगेदर कितना आएगा 46,120। एंड नीचे लिखो रिक्वायर्ड इंक्रीज इन कॉस्ट, रिक्वायर्ड इंक्रीज इन कॉस्ट इज इक्वल टू क्या नहीं, पहले आप लोग ये स्टेटमेंट मेंशन करो कि C ऑफ 200 माइनस C ऑफ 100, दिस इज इक्वल टू 46,120 माइनस 13,120। ठीक है, ये सॉल्व करके आ जाएगा शायद 33,000। ठीक है, नेक्स्ट लिखो मेथड 2, ठीक है।
मेथड 2 में लिखूं इंटीग्रेशन 100 to 200 और यहां पर mc लिखना है, mc dx। ये दूसरा तरीका है, इसको थोड़ा मैं समझा देता हूं कि ये क्या हो रहा है। c फंक्शन जो है वो किसके इंटीग्रेशन से आता है, mc के इंटीग्रेशन से आता है। तो बेसिकली इसका अंडरस्टैंडिंग क्या होगा कि mc का इंटीग्रेशन बेसिकली क्या जनरेट करेगा, c, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 100 से 200। तो ये भी फ्यूचर में जाके क्या बनेगा, c ऑफ 200 माइनस c ऑफ 100। मैनुअली भी तो हम वही कर रहे थे, आ रहा बात समझ। तो दूसरा आइडिया इसी सिचुएशन को टैकल करने का क्या हो सकता है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 100 to 200 mc dx। क्लियर है, लिखूं ठीक है, और इसमें भी सीधा मेंशन कर देना 4 6, लेकिन इसमें शायद ये वाला नहीं आएगा। हाँ, एक बार इसको कंप्लीट करके मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा। इस वाले में एक चीज़ डिफरेंट होगा। डिफरेंट क्या होगा कि जैसे पिछले बार हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट को यूज़ कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अगर ये आइडिया यूज़ करोगे तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं आएगा आपके, ठीक है। ये तो चलो मैं मिटा देता हूँ। cx हमको मतलब mc क्या दिया हमको ये बताऊँ, इस पर तो चलो थोड़ा बाद में पहुँचेंगे। इंटीग्रेशन 100 to 200 mc का मतलब है हम लोग के लिए क्या, 30 + 2x फील आ रहा है dx। सिंस ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो हम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को इन्वॉल्व करेंगे ही नहीं। क्या हो जाएगा बताओ, आई थिंक 30x + 2 टाइम्स ऑफ x²/2 और लिमिट क्या रहेगा 100 से 200, 2 2 गया, क्या आएगा बताओ 30 × 200 + 200 का होल स्क्वायर होल थिंग माइनस क्या 30 × 100 + 100 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा मेरे ख्याल में 6000 + 40,000 माइनस ये 3000 और माइनस 10,000। अल्टीमेटली आंसर तो उतना ही आएगा 33,000। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं, a manufacturer's marginal cost function is 500 divided by √2x + 25। A manufacturer's marginal cost function is 500 divided by √2x + 25। Full stop. Find the cost involved. Find the cost involved to increase the production. Find the cost involved to increase the production from 100 units to 300 units. From 100 units to 300 units. ठीक है। तो मेथड 1 की मेथड 2 इसमें क्या लगाना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पर, मेथड 2। तो लिखूँ रिक्वायर्ड इंक्रीज इन कॉस्ट इज इक्वल टू, आप कितने यूनिट से कितने यूनिट पे जा रहे हो, 100 से 300। तो लोअर लिमिट क्या होगा आपका और अपर लिमिट 300। सो 100 to 300 और यहाँ पर बेसिकली रहेगा मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन इनटू dx। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 100 to 300, मार्जिनल कॉस्ट क्या है आपका 500 अपॉन √2x + 25 dx, यही है ना। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखो तो एक बार 500 कांस्टेंट बाहर आ सकता है और ये वाला जो है इसको हम वी लव लीनियर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो ओवरऑल मेरा इंटीग्रेशन देखो क्या हो जाएगा, 100 से यहाँ पर कितना 300, 500 तो गया बाहर, ठीक है, और ये हो जाएगा 2x + 25 होल टू द पावर कितना -½ dx। सो दिस इज 500 इंटू, थोड़ा फील लेना, हाँ, 2x + 25 होल टू द पावर बोलो -½ + 1 डिवाइडेड बाय -½ + 1 इंटू क्या 1/2। आ रहा समझ। अब थोड़ा ध्यान से सोचो और सुनो, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगा
100 से 300। एक बार थोड़ा बोर्ड पर देखो, ये ओवरऑल क्या जनरेट करेगा? क्या हम इसको इसके साथ काट सकते हैं? क्लियर है? और ये वाला चीज़ भी ओवरऑल क्या हो जाएगा? हाफ। तो अब मैं ऊपर लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सोचना क्या हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 500 टाइम्स ऑफ क्या? 2x प्लस 25 होल टू द पावर कितना? हाफ। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक का? 100 से लेके 300। फील आ रहा है? पक्का? 300 डालोगे जब क्या होगा? 500 तो कांस्टेंट है, बाहर ही छोड़ दो। 300 डालोगे तो 2 इंटू 300 600 प्लस 25 कितना? 625 और उसके पावर में कितना है? हाफ। सो 625 टू द पावर हाफ माइनस 100 डालोगे तो कितना होगा? 200 प्लस 25 225 225 टू द पावर हाफ। ऑल टुगेदर क्या हो जाएगा? 500 इंटू ये हो जाएगा शायद कितना? 25 माइनस वो वाला कितना? 15। सो ओवरऑल क्या बचेगा हमारे पास? 5000। ठीक है, कर लो कॉपी, लिखो नेक्स्ट। द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन of a product is given by x divided by root under x square plus 400. The marginal cost function of a product is given by x divided by root under x square plus 400. Full stop. Find the total cost. Find the total cost and the average cost if the fixed cost is rupees 1000 full stop. तो इसमें फिक्स कॉस्ट दे दिया है और इसमें कुछ वैसा इंक्रीज नहीं पूछा है हम लोग को, तो ये आइडिया यूज तो नहीं करना है इसमें। शायद इसमें क्या करना है हम लोग को? डायरेक्टली कॉस्ट फंक्शन निकालना है, पहला वाला। फिर मैं क्या कह रहा था? हाँ, ये वाला लिखो इसमें। हियर cx इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? इंटीग्रेशन mc dx। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 400 dx। ठीक है, सब्सटीट्यूशन लगा सकते हैं शायद। क्या हो जाएगा बताओ? लेट एक्स स्क्वायर प्लस 400 इज इक्वल टू वट? टी स्क्वायर। सो टी भी ले सकते हो, टी स्क्वायर भी ले सकते हो। क्या हो जाएगा बताओ? 2x dx इज इक्वल टू 2t dt। 2 कट गया शायद। x dx इज इक्वल टू t dt। आ रहा समझ? अब देखो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ इट विल बिकम आई थिंक x dx की जगह पर क्या आ गया? t dt और 1 बाई क्या होगा बताओ? रूट ओवर टी स्क्वायर। ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ आई थिंक कैंसल आउट हो जाएगा और ओवरऑल क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ dt विच इज इक्वल टू हाउ मच? t। और t का मतलब क्या है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 400। तो ओवरऑल कह सकते हैं हम कि देयरफॉर कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 400 प्लस c1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर लिखो नाउ फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ हम लोग को? 1000। नीचे लिखो अगेन एट x इक्वल टू 0 cx इक्वल टू 1000। दिस एम्प्लाइज यहाँ जरा बोर्ड पर देखो एक बार। x इक्वल टू जब 0 लगाओगे तो cx का वैल्यू कितना दिया हुआ आपको? 1000। तो 1000 इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर, मतलब हम एट x इक्वल टू 0 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ c ऑफ 0 का वैल्यू हो जाएगा 1000, ये 0, ये कितना हो जाएगा? 400 और प्लस यहाँ पर रहेगा c1। आई थिंक c1 इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 980। रूट ओवर 400 कितना हो जाएगा? 20
और 20 यहाँ ला के माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 1000 माइनस 20 980। नीचे लिखो देयरफॉर Cx इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोग का रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 400 प्लस 980। ये हो गया आप लोग का कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। और पूछा क्या क्या है आप लोगों से, दो चीज पूछा है मेरे ख्याल में, एवरेज कॉस्ट पूछा है ना, टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट तो यही हो गया फॉर प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट्स, और एवरेज कॉस्ट का आइडिया क्या था, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो नीचे लिखो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू Cx total cost divided by x. This is equal to root under x square plus 400 upon x plus 980 upon x. ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, the marginal revenue of a product is given by MR is equal to 11 minus 3x plus 4x square. MR is equal to 11 minus 3x plus 4x square. Find the revenue function. Find the revenue function and the demand function. Find the revenue function and the demand function, ठीक है। अब देखो अगर MR पता है आपको तो रेवेन्यू फंक्शन डायरेक्टली क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू dx। तो ये तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 11 माइनस 3x प्लस 4x स्क्वायर dx। आंसर क्या होगा 11x माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x क्यूब बाई 3 और प्लस C1। ये समझ में आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, रेवेन्यू से रिलेटेड एक स्पेशल अंडरस्टैंडिंग है कि अगर नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 0 होगा तो रेवेन्यू का वैल्यू कितना होना चाहिए। बिना प्रोडक्शन के कभी रेवेन्यू तो नहीं आ सकता, बिना प्रोडक्शन के कॉस्ट हो सकता है लेकिन बिना प्रोडक्शन के रेवेन्यू नहीं हो सकता। तो रेवेन्यू फंक्शन में ऐसे कभी दिया हुआ नहीं रहेगा, लेकिन एट एक्स इक्वल टू 0 रेवेन्यू का वैल्यू हम कितना मान के चलेंगे 0। तो लिखो एट एक्स इक्वल टू 0 R0 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस C1, और R0 का भी वैल्यू ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 0। सो दिस इज इक्वल टू C1। ये समझ में आया। एक बार और पूछ रहा हूं, R0 का वैल्यू 0, ये क्लियर है कि नहीं। R0 का मतलब क्या है, रेवेन्यू व्हेन 0 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, और 0 यूनिट प्रोड्यूस होने पर रेवेन्यू कितना रहेगा 0। तो इसीलिए R0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, हेंस C1 इज 0। और यहाँ से आप रेवेन्यू फंक्शन क्या बोल सकते हो, बोलो एक बार। 11x माइनस 3/2x स्क्वायर और बताओ प्लस 4/3x क्यूब। यहाँ तक समझ में आता है। अच्छा, इसके बाद में थोड़ा सा फालतू बात है वो याद करना चाहेंगे हम लोग। रेवेन्यू फंक्शन का एक अंडरस्टैंडिंग और भी था, क्या, डिमांड फंक्शन इनटू एक्स। RX का अंडरस्टैंडिंग था PX इनटू एक्स। PX का मतलब था प्राइस, ठीक है ना, पर यूनिट, और X का मतलब क्या था, नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड। क्या कह सकते हैं ऐसा। तो यहां से, और इसी चीज को हम क्या बोलते थे, प्राइस फंक्शन या डिमांड फंक्शन। क्या बोलते थे इसको, डिमांड फंक्शन, ठीक है। तो डिमांड फंक्शन का वैल्यू एक तरीके से क्या हो जाएगा, Px इज इक्वल टू रेवेन्यू फंक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड। रेवेन्यू फंक्शन निकाल लिए हो, 11x माइनस 3/2x स्क्वायर प्लस 4/3x क्यूब डिवाइडेड बाई x। तो कितना आ जाएगा 11 माइनस 3/2x प्लस 4/3x स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका डिमांड फंक्शन।
ठीक है। नेक्स्ट लिखो, इफ द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन, if the marginal revenue function MR is equal to 4 divided by 2x plus 3 whole square minus 1. If marginal revenue function MR is equal to this, then show that the demand function is Px equal to 4 upon 6x plus 9 minus 1. Px is equal to 4 upon 6x plus 9 minus 1. ठीक है, 2 मिनट सोचो एक बार, करें। मार्जिनल रेवेन्यू से डिमांड फंक्शन डायरेक्टली आ सकता है क्या? डायरेक्टली तो नहीं आ सकता। मार्जिनल रेवेन्यू से क्या आएगा? रेवेन्यू। अब रेवेन्यू फंक्शन कैसे निकाल सकते हो बताओ? इंटीग्रेशन से। तो क्या हो जाएगा बताओ? आर एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू डी एक्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। दिस इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से सोचो तो एक बार, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 4 टाइम्स ऑफ माइनस 1 बाई 2x प्लस 3 इंटू हाफ। फील आ रहा है क्या? मतलब 1 बाई एक्स स्क्वायर इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस 1 बाई एक्स और इंटू 1 बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो इंटू 1 बाई 2, और ये माइनस 1 का क्या हो जाएगा? माइनस एक्स। यहाँ मेरे को लगता है कि ये 2 और ये 4 कट के 2 आ जाएगा। फाइनली क्या मिलेगा बताओ? माइनस 2 डिवाइडेड बाई कितना? 2x प्लस 3। ये समझ में आ रहा है? और साथ में क्या रहेगा? माइनस x। क्लियर है यहाँ तक? बोलो एक बार है ना। ये क्या है आपका? रेवेन्यू फंक्शन। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो क्या निकलेगा बताओ? या इसमें वो वाला नाटक करें क्या बताओ, कि कांस्टेंट एक बार ऐड करो फिर कांस्टेंट हटाओ? ये डायरेक्टली ही रहने दें। ये लिख लो, कोई बात नहीं, चलो प्लस एक C1 भी लिख लो, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फिर लिखो एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0। ये समझ में आ रहा है कि C1 क्या आया? क्या आया? इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। एट x इक्वल टू 0, r ऑफ 0 का वैल्यू कितना होगा? 0। आगे लिखो, दिस एम्प्लाइज, बोलो, r ऑफ 0 इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 3 माइनस 0 प्लस C1। समझ में आ रहा है? बोलो एक बार। C1 का कुछ वैल्यू आएगा यहाँ पर, मतलब r ऑफ 0 का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, यहाँ रहेगा माइनस 2/3 प्लस C1, तो C1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2/3। नीचे लिखो देयरफॉर Rx का फाइनल एक्चुअल एक्सप्रेशन होना चाहिए माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 माइनस x प्लस 2/3। एक बार रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब थोड़ा हेल्प करो इन दोनों को सिंप्लीफाई करने में। क्या आ जाएगा बताओ तो? मेरे ख्याल में एलसीएम तो क्या आना चाहिए? 2x प्लस 3। ऊपर क्या आ जाएगा बताओ? माइनस, ये एलसीएम दिस इंटू 3 होना चाहिए क्या? अब बताओ, माइनस 6 और प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 3, सही कह रहा हूँ? माइनस एक्स। दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4x प्लस 6 अपॉन 3 भी अगर अंदर घुसा दोगे तो क्या हो जाएगा? 6x प्लस 9 और माइनस यहाँ पर x। 6 गया, कितना आएगा? 4x बाई 6x प्लस 9 माइनस x, ऐसा कुछ आएगा क्या? ये क्या आ गया फाइनली आपका? Rx, यानी कि रेवेन्यू फंक्शन। और यहाँ से अगर आपको क्या चाहिए? प्राइस, मतलब डिमांड। तो डिमांड फंक्शन के लिए आइडिया क्या है कि Rx इक्वल टू डिमांड फंक्शन इंटू एक्स।
सो डिमांड फंक्शन पी एक्स इक्वल टू आर एक्स बाई एक्स, दिस इज इक्वल टू 4x अपॉन 6x प्लस 9 माइनस एक्स होल थिंग डिवाइडेड बाई एक्स। जब x को बांटोगे तो आई थिंक ऊपर ऊपर कट जाएगा 2 और पहले पार्ट में आएगा 4 बाई 6x प्लस 9 और दूसरे पार्ट में आएगा -1। ये हो गया आपका डिमांड फंक्शन और यही प्रूफ करना था शायद, ठीक है, क्लियर है। तो बस इस पार्ट में इतना ही था, यहाँ पर ये पूरा पार्ट खत्म। दिस वॉज ऑल रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इन फाइंडिंग द कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन एंड डिमांड फंक्शन। क्लियर है, चलो आज के लिए इतना ही।